नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो जूनियर लेवल की एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जूनियर की एसएसटी सोशल साइंस के ऐसे टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट एक वही क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं जो संपूर्ण सिलेबस को ख़त्म करेंगे। जी हाँ, पूरे सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं यूपी टेट की सोशल साइंस के सिलेबस में, उन सभी चैप्टर्स से सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर लिए हैं। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन के प्रकार की अगर मैं बात करूं, इस वीडियो में पीवाईक्यू क्वेश्चन अधिकतर आपको मिल जाएंगे। न्यू क्वेश्चन जो सिलेबस पर आधारित किताबों से मैंने ढूंढ लिए हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी एक साथ कराऊंगा। क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए यह वीडियो तीव्र गति से सुपर फास्ट तरीके से चलेगी। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन बीच बीच में आपको थ्योरी भी बताऊंगा, इसलिए आपका रिवीजन, प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ आपकी एक साथ हो जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अच्छे ढंग से देखना ताकि हर चीज़, हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ब्रह्मांड में दिखने वाले सप्तऋषि मंडल को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? बिग बियर, कैनिस मेजर, स्मॉल बियर, ओरियन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल बियर के नाम से जानते हैं ब्रह्मांड में दिखने वाले सप्तऋषि मंडल को अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर कहता है, सूर्य के प्रकाश की चाल और पृथ्वी तक पहुँचने के समय के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। यहाँ पर आपको बताना है, पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो बातें आपकी छिपी हुई हैं। पहली बात क्या है इसमें, सूर्य के प्रकाश की चाल। सूर्य के प्रकाश की चाल प्रति सेकंड में कितने किलोमीटर है आपको पता होना चाहिए, और पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में कितना टाइम लगता है, ये दो बातें आपको यहाँ पर पता हो जाएंगी। पहली बात यहाँ पर आपको पता हो गई 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात प्रकाश की जो चाल है ना, वो 1 सेकेंड में, मात्र 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक चलती है प्रकाश की चाल। 1 सेकेंड मात्र में 3 लाख किलोमीटर, ठीक। और पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में टाइम लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड का। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग टाइम मिल जाएगा, लेकिन जो आपकी किताब से जहां से पेपर बनेगा SSCERT में, उसमें आपका इतना ही टाइम दिया गया है, ठीक। ये दो बातें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, पृथ्वी के भू आब ज्योइड का स्वरूप का मुख्य कारण क्या है? भू आब मैंने अक्सर आपको कई बार बताया है। जैसे मैं पृथ्वी को बना लूँ या ग्लोब को बना लूँ, जो पृथ्वी या ग्लोब के जो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, ध्रुव कैसे होते हैं? ध्रुव होते हैं चपटे। ध्रुव कैसे होते हैं? चपटे हुए होते हैं। और जो बीच का भाग होता है पृथ्वी का, वो होता है उभरा हुआ। बीच में पृथ्वी कैसी है? उभरी हुई है, और ध्रुवों पर कैसी है? चपटी हुई है, या चपटे ध्रुव हैं इसके। तो इसीलिए इसको भू आब के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है। तो ध्रुवों पर चपटा होना, यहाँ पर ध्रुवों पर चपटा होना, ध्रुवों पर कोई उभार नहीं होता है, बल्कि बीच में पृथ्वी में उभार होता है ना। तो बात आपकी क्लियर यहाँ पर हो चुकी है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, कथन पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहला कथन कहता है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। जिस पर हम लोग रहते हैं, हमारी प्यारी पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह कहते हैं, इसी पर मानव जीवन है, ठीक। जिस पर हम लोग रहते हैं, सारी क्रियाएं मानव की संपन्न होती हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, उस उपग्रह को बोलते हैं चंद्रमा। ये बात आपकी करेक्ट है। कथन दूसरा कहता है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा है। आधा नहीं, 1/4 है। कितना? 1/4 है। इसलिए दूसरा कथन स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। जवाब आपका होगा केवल एक सही है, केवल एक सही है। इतना आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया होगा, ठीक है ना। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक लाइन को क्वेश्चन बनाने में मुझे जितना टाइम लगा है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इसलिए इनको मिस मत कर देना। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं?
तो क्षुद्र ग्रह जो आपके होते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में आपके पाए जाते हैं। ठीक, इतना आपका क्लियर हो चुका है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लो। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, इतिहास में पुरापाषाण काल में मानव की मुख्य उपलब्धि क्या थी? सिलेबस का पहला ही इतिहास का चैप्टर्स जिसमें पुरापाषाण काल की बात की गई है। तो पुरापाषाण काल में पहिए का आविष्कार नहीं मित्र, पहिए का आविष्कार इन लोगों ने नवपाषाण काल में किया था। खेती भी नवपाषाण काल के या मध्यम पाषाण काल के लास्ट दौर में, नवपाषाण काल में ही इसको रखते हैं। आग की खोज तो पुरापाषाण काल में कर ली गई, स्थायी नवपाषाण काल में। करेक्ट जवाब आपका क्या होगा? आग की खोज। आग की खोज इन्होंने पुरापाषाण काल में ही कर ली थी। ठीक है ना। 3 काल के बारे में आपसे पेपर में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। 1 नंबर मैं आपका यहीं पर पक्का कर दूंगा। तीनों काल बता दूंगा बिल्कुल शॉर्ट में, जो आपके सिलेबस की किताब में दिए गए हैं वही बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं दूसरी किताबों को थर्ड पार्टी कंटेंट बताने लगूं तो आपका सिलेबस जिंदगी में कभी कंप्लीट नहीं होगा। इतिहास कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा है। जितना आपका सिलेबस में निर्धारित चीज़ें हैं वही पढ़ो। मैं देखता हूं कि अन्य टीचर लोगों को क्या पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको पढ़ाना रहेगा, जो पेपर में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हुआ? आग की खोज। अब 3 काल मैं आपको बता देता हूँ पाषाण काल के बारे में। अगर आप लोगों को 1 से 2 नंबर पक्का करना है तो मेरी 2 से 3 बातें यहाँ पर सुन लेना मात्र। तो पाषाण काल को यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले पाषाण काल में पुरापाषाण काल आता है, उसके बाद में बीच का मध्य पाषाण काल, लास्ट में नवपाषाण काल आता है। सबसे पहले का मैं आपको बताता हूँ पुरापाषाण काल के बारे में। पुरापाषाण काल के बारे में पहला पॉइंट, खुले आकाश के नीचे नदियों झीलों के पास में मानव रहता था। पुरापाषाण काल में क्या होता था? इनके पास कोई घर तो था नहीं, तो ये खुले आकाश के मैदान के नीचे नदियों झीलों के किनारे रहना, शिकार करना शामिल था। कंदमूल, फल खाना, मांस इनका मुख्य भोजन था। गुफा में ये लोग रहते थे, कोई स्थायी मानव निवास नहीं था। आग का प्रयोग करते थे, आग का प्रयोग पुरापाषाण काल में ये लोग करते थे। मृतकों को कब्र में दफनाना इन्होंने पुरापाषाण काल के अंतिम दौर में कर लिया था, और आखिरी दौर में ये लोग चित्र बनाना भी शुरू कर दिए थे पुरापाषाण काल में ही। अब मैं बात करता हूँ आपसे मध्य पाषाण काल की, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल की देखो, पुरापाषाण काल की अपेक्षा औजार इनके छोटे हो गए। मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए। जलवायु परिवर्तन होने के कारण बर्फ पिघली, पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ, जिस कारण घास वनस्पति बढ़ गई, जानवर भी बढ़ गए। आपके खरगोश, भेड़, बकरी जो घास को खाते थे। अब आपसे क्वेश्चन कल को पूछ ले, और अन्य एग्जाम में मेरे हिसाब से पूछा भी गया है 2-3 परीक्षाओं में, कि जलवायु परिवर्तन, घास बढ़ गई, हिरन, जानवर, खरगोश जैसे ये जानवर बढ़ गए, किस युग में या किस पाषाण काल का ये परिवर्तन मुख्यतः देखा गया है? तो मध्य पाषाण काल। समझ गए। कुत्ते को पालतू बना लिया गया मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में लोग खेती करना शुरू कर दिए, पशुपालन करना शुरू कर दिए, छप्पर के घर बनाने लगे थे लोग नवपाषाण काल में। और भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंपॉर्टेंट। पुरापाषाण युग में मानव झुंड बनाकर शिकार करता था, क्योंकि मानव समझ गया वो तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। सहयोग भावना का विकास पुरापाषाण काल में ही हुआ। सहयोग भावना इन लोगों की पुरापाषाण काल में ही विकसित हुई। ये लोग झुंड बना करके शिकार करते थे। अगर अकेला करेंगे तो जानवर खुद इनका शिकार कर लेंगे। ठीक है ना। और इसी युग में आग की खोज हुई पुरापाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मानव ने उगे अनाज एकत्र किए थे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानव संग्राहक बना, कुत्ते को पालतू बनाया मध्य पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक, जितना बताना था उतना मैंने आपको बता दिया। और ये लोग छप्पर के घर, बस्तियां बनाने लगे थे नवपाषाण काल में, खेती करने लगे थे। तांबे का प्रयोग भी नवपाषाण काल में ही हुआ, जिसको ताम्रपाषाण युग के नाम से जानते हैं। जितना मैंने आपको बताया उतना अगर आपने समझ लिया, अब इतना जो मैंने आपको बताया, तो आपका एक टॉपिक यहाँ पर मैंने पाषाण काल का पूरा कंप्लीट कर दिया। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो जितने भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको एक जानकारी बता दूं, ये जो कंटेंट में एक्स्ट्रा आपको थ्योरी बताऊंगा ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको बताया जा रहा है। जिन भी मित्रों को ये नोट्स चाहिए वो लोग यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। जी हाँ, क्योंकि जो आपका सिलेबस एसएसटी सोशल साइंस का है उन्हीं सिलेबस का पूरा निचोड़ इसमें शामिल किया गया है। आपसे सिलेबस में जो दिया गया है या पेपर में जो 60 के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक से भी क्वेश्चन आएगा, संगीत से भी 2 से 3 आएंगे, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, होम साइंस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, खेल और स्वास्थ्य से भी यानी कि फिजिकल एजुकेशन से भी आएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का ज़्यादा वेटेज यहाँ पर रहेगा। ये सारे नोट्स 60 नंबर का मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। इन नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है जहाँ से बार बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इनको एक बार पढ़ोगे तो पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ इन नोट्स को लेकर के अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि पेपर में कम टाइम है। बात है आपके यूपी टेट की पेपर की, जो कि लगभग 5 वर्षों के बाद आपका पेपर हो रहा है। इसके बाद पता नहीं कब पेपर हो, 2040 में हो या 35 में हो, इसका कोई भरोसा नहीं है ना। इसलिए इस एग्ज़ाम को अभी क्रैक कर डालो। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, 2 प्रकार के लोग इस वीडियो को देखते हैं। पहले वो लोग जो जॉब में हैं, जो सरकारी मास्टर हैं, उनको स्टेट को निकालना अनिवार्य है, तो वो लोग इस नोट्स को लेकर के अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। दूसरे वो लोग स्टूडेंट या कैंडिडेट जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, जॉब लेना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो उनको भी यही एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। उनका भी इन्हीं नोट्स से निकलेगा। तो ये नोट्स आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि जो आपका, मैं आपको खुले शब्दों में बता दूं, कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। ये जो आपका सिलेबस, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी टेट का, वो आपसे कोई अदर किताबों से नहीं पूछा जाएगा, SCERT की किताबों से पूछा जाएगा। 6 से 8 तक यूपी बोर्ड की जो किताबें हैं उनको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। NCERT या थर्ड पार्टी की किताबों से कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। मैं ये सब कुछ आपको इसी हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसलिए नोट्स आप लोग ले सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा आपके राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में है कालीबंगा। गुजरात में क्या है? लोथल, जो कि हड़प्पा काल का बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था, लोथल। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में आपका रोपड़ हड़प्पा का स्थल है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में आपके पड़ता है राखीगढ़ी। ये पूरा स्थलों के नाम है जो कि हड़प्पा कालीन है, जो पेपर में अक्सर मिलान से संबंधित भी पूछ लिया करता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला देखो यहाँ पर सूची मिलान कीजिए, वेद व उनकी विशेषताएं। एक तरफ आपके वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई विशेषताएं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यहाँ पर मिलान से है, एक साथ यहाँ पर ये क्वेश्चन टाइप हो गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वेद का मिलान किसके साथ हो जाएगा? ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद, ठीक, तो ए का आपका थर्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर करके आपको बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऋग्वेद का हो जाएगा सबसे पुराना या सबसे प्राचीन। उसके बाद संगीत, संगीत किस में आता है दोस्तों? संगीत आपके आता है सामवेद में, संगीत सामवेद में आपका आता है, इतना आप लोग समझ गए। उसके बाद यजुर्वेद में आपका क्या आता है? यजुर्वेद में आपका आता है यज्ञ विधियां आती हैं। और तंत्र मंत्र किस में आते हैं? अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र आपके अथर्ववेद में आते हैं, ठीक, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर आप लोग मिलान कर सकते हैं। कैसे करोगे मिलान? ऋग्वेद का मिलान सबसे प्राचीन यानी कि ए का थर्ड, करेक्ट, तो बी विकल्प है यहाँ पर, बी का पहला हो जाएगा आपका, बी का पहला। सामवेद, सामवेद संगीत के साथ हो जाएगा, ठीक, इतना आप लोग समझ गए। और आपका सी का सेकेंड यजुर्वेद आपका यज्ञ विधियों से संबंधित है, अथर्ववेद तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है। कहने को मतलब है कि चारों वेदों के बारे में उनकी विशेषताओं से आप लोग यहाँ पर परिचित हो गए। वेद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग कर लोगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था?
तो प्रथम उपदेश बुद्ध का, ये बहुत बार पेपर में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो सारनाथ वाराणसी में है, ठीक है ना। सारनाथ वाराणसी से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो तो कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक इन्होंने उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, नेपाल लुम्बिनी में। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कुशीनारा में इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण जिसको बोल सकते हो, महापरिनिर्वाण इनका कुशीनगर में हुआ था। ठीक, करेक्ट आपका हो जाएगा सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? 16 महाजनपदों का वर्णन कल्पसूत्र, अर्थशास्त्र, इंडिका, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक, इसमें ये एक अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है ना, अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अर्थशास्त्र किसकी किताब है? कौटिल्य की किताब है। कौटिल्य बोले तो चाणक्य, ठीक है ना, कौटिल्य की किताब आपकी हो जाएगी। इंडिका किसकी है? मेगस्थनीज की किताब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आपसे कहता है, भूपर्पटी के नीचे की परत मेंटल किन तत्वों की अधिकता होती है? मैंने पिछली वीडियो में आपको ये सब कुछ बताया था, मेंटल में किन तत्वों की अधिकता होती है। तो मेंटल में होती है सीमा की अधिकता, SiMa की अधिकता। Si का मतलब हो जाएगा सिलिका, Ma का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम। सिलिका एंड मैग्नीशियम पहले विकल्प में दिया गया है, तो पहला विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक, भूपर्पटी के नीचे की परत मेंटल, इसमें 2 परत होती है, एक आपकी होती है सियाल। सियाल में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिना इसमें आपका पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। सबसे नीचे आपकी होती है क्रोड, क्या होती है? क्रोड। क्रोड में पाया जाता है निफे, NiFe। Ni का मतलब निकिल, Fe का मतलब फेरस अर्थात लोहा। ठीक, तो यहाँ पर निकिल लोहा किसके बारे में है? क्रोड परत के बारे में है। और सिलिका एल्यूमिनियम ये सियाल के बारे में। भूपर्पटी, जो भूपर्पटी कौन सी? महाद्वीप की परपटी, महाद्वीप की परपटी। ठीक, मेंटल जो आपका मैंने बताया सिलिका मैग्नीशियम, ये सागर की परपटी में पाया जाता है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगला देखो, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो कोर है या क्रोड है, किस अवस्था में मानी जाती है? ये द्रव या अर्ध तरल अवस्था में आपकी मानी जाती है, ठीक है ना। तीनों परतों के बारे में फिर से मैं आपको बता देता हूं, ताकि फिर से आपका रिवीजन या कन्फ्यूजन जो भी हो वो दूर हो जाए, पुनः आप एक नए बिंदुओं को स्पष्ट तौर पे समझ सको। चलिए मैं समझाता हूं, मात्र थोड़े समय में ही आपको अधिक बातें समझा देता हूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात करें तो पृथ्वी के अंदर 3 परतें विभाजित है, पहली भूपर्पटी, दूसरी मेंटल, तीसरी क्रोड। ठीक, इन तीनों परत को समझ लो। पहली परत भूपर्पटी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी है, और यह सबसे पतली परत ठोस है। सबसे पतली कौन सी है? भूपर्पटी हो जाएगी। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग आपकी होती है। समुद्री तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी का प्रायः 4 से 7 किलोमीटर तक मोटी होती है, 4 से 7 किलोमीटर तक, जबकि महाद्वीप में यह परपटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर तक मोटाई इसकी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, यहाँ से कथन कारण वाले भी क्वेश्चन बनते हैं और मोटाई से भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। मैं आपको वही बातें बताता हूँ जो पेपर में अक्सर आती हैं और आएंगी, बिल्कुल आएंगी, ठीक है ना। और सिलिका का मतलब Si, एल्यूमिनियम का मतलब Al, पदार्थों की अधिकता के कारण इसको सियाल बोलते हैं। भूपर्पटी में आपका सियाल पाया जाता है और सीमा पाया जाता है। सीमा आपकी मेंटल वाली परत में पाई जाती है, दूसरी परत जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। पिघली अवस्था में यहाँ पर आपकी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक, अगला देखो, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा के नाम से जानते हैं। लास्ट परत आपकी हो जाती है क्रोड या कोर, सबसे भीतरी भाग है, ठीक है ना। और
इसके दो भाग हैं, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड आपका तरल अवस्था में होता है, बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। जो क्रोड होता है ये लोहे व निकिल से बना होता है, इसलिए इसको निफे के नाम से जानते हैं। Ni का मतलब निकिल, Fe का मतलब फेरस अर्थात लोहा। तो सारी बात मैंने आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी अपनी नोट्स की सहायता से। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं नोट्स लेने को तो फटाक से ले लो आप लोग, और अभी से पढ़ना इनको शुरू कर दो। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? और एक बात और मैं आपको बता दूं, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे यूपी स्पेशल के भी पूछे जाएंगे सोशल साइंस में, यूपी जीके। अब यूपी जीके आपको अलग से नहीं पढ़ना है मेरे मित्र। अब मैं आपको बताऊं, देखो उत्तर प्रदेश के बारे में आपकी ज्योग्राफी के जो लास्ट के चैप्टर हैं उसमें थोड़ा थोड़ा दिया गया है, वो मैं आपको यहीं पर हर वीडियो के माध्यम से थोड़ी थोड़ी बातें बता दूंगा, ताकि आपका यूपी स्पेशल भी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें उनको मैं बता दूंगा, ठीक। और इसमें क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए डाले हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? तो ललितपुर। ललितपुर जो है ना, ये बुंदेलखंड में पड़ता है, ठीक, बुंदेलखंड का ललितपुर। तो यहाँ पर आपका यूरेनियम के आपके सीमित भंडार पाए जाते हैं, ठीक। अगला देख लो, अगला कहता है उत्तर प्रदेश की शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? उत्तर प्रदेश की शारदा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? बनबसा नेपाल की सीमा से है, इसका नेपाल की सीमा से है। अगला यहाँ पर कहता है उत्तर प्रदेश में नोएडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नोएडा की स्थापना, तो नोएडा की स्थापना 1976 में की गई थी। कब? नोएडा। तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है दक्षेस। दक्षेस को यहाँ पर समझेंगे। इसको समझने से पहले मैंने आपसे अभी कुछ बातें बोल दी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको थोड़ा सा बता दूंगा, अभी मैं बता दूंगा, बीच में सब्र रखिएगा थोड़ा सा। दक्षेस का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दक्षेस, तो दक्षेस का प्रथम सम्मेलन आपके ढाका में किया गया था। कहाँ पर? ढाका में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर? द हेग नीदरलैंड में है। अगला कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई आपके 10 हैं, और स्थाई कितने हैं? स्थाई आपके 5 देश हैं। स्थाई आपके 5 देश हैं, अस्थाई आपके 10 हैं, ठीक। टोटल कितने हैं? 15 हो गए टोटल। इतना समझ गए आप लोग। अभी मैं आपको ये पूरा बता दूंगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, कौन से देश स्थाई हैं, कौन से अस्थाई हैं, ठीक। सब कुछ बताया जाएगा, आपको परेशान नहीं होने है। अगला कहता है अष्टांग योग में यम नियम के बाद तीसरा अंग कौन सा? यम नियम, फिर आपका होता है आसन, यम नियम आसन, लास्ट में आपकी होती है समाधि, ठीक। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। इतना आप लोग समझते हुए चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है खसरा और खतौनी तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? खसरा और खतौनी की जिम्मेदारी लेखपाल, पटवारी या कानूनगो की होती है। बी विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 बातें आपको बताऊंगा, वो भी लगातार बताऊंगा। पहली बात, मैं आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में 3 से 4 बातें बता दूं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, वो बात मैं आपको बता दूं। फिर ये नोएडा है और आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बता देता हूं, जो आपकी किताब में, जो आपकी SCERT की किताब में पॉइंट दिया गया है, ये जो मैंने नोट्स में सम्मिलित किया है उनको मैं बता देता हूं। फिर मैं दक्षेस के बारे में आपको यहाँ पर 1 मिनट के भीतर सारी जानकारी आपको बता दूंगा, ताकि कोई भी टॉपिक मेरे द्वारा छूटे ना, जो पेपर में आ जाए और आप लोग क्वेश्चन ना कर पाओ। ऐसी गलती मैं चाहता नहीं हूँ। और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये भी बता देता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद अष्टांग योग, जो कि आसन में या खेल कूद व्यायाम वाले सिलेबस में आपका आता है। आइए मैं बताता हूँ एक एक बातें आपको। सबसे पहले पॉइंट को आप लोग समझ लो, मैंने नोट्स ओपन कर लिया। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1981 में उद्योग बंधु योजना की शुरुआत की गई।
अब क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि 1981 में उद्योग बंधु की योजना की शुरुआत की गई। इससे पहले 1976 में प्रदेश के प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में नोएडा, अब नोएडा का फुल फॉर्म हमने आपसे पूछा था, नोएडा का क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होता है इसका फुल फॉर्म नोएडा का। कल को पेपर में पूछ ले तो यही आप लोग टिक करके आ जाना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा क्योंकि आपकी यहाँ पर दिया गया है। ठीक, इसके बाद कई अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसे जौनपुर में सीडा। अब जितने भी लोग जौनपुर से इस वीडियो को देख रहे हो तो पता होगा कि जौनपुर में सीडा का फुल फॉर्म क्या है? सटरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब कि ये सटरिया आपके जौनपुर में कोई स्थान है, आपको पता होगा जौनपुर निवासियों को। उसी प्रकार गोरखपुर में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या उत्तर प्रदेश का ही है तो इसको गीडा बोलते हैं। अब ये मिलान वाले में पूछ सकता है आपसे, भदोई के नाम से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा। देखो भदोई में क्या है? वीडा है, गोरखपुर में क्या है? गीडा है, जौनपुर में क्या है? सीडा है, और नोएडा आपको पता ही है। ठीक, ये कब स्थापित किए गए थे? 1976 में प्रथम आपका नोएडा, बाद में ये धीरे धीरे स्थापित किए गए। तो औद्योगिक वाले नाम मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए, अगर पूछा जाएगा तो 1 नंबर आपका यहाँ पर पक्का हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये भी समझ लो, उत्तर प्रदेश स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ, सूती वस्त्र उद्योग कानपुर और वाराणसी, कालीन के लिए भदोही। अब ये जो भदोही है ना, भदोही की जो कालीन है ये विश्व प्रसिद्ध है, ये इग्लू सवाना प्रदेश तक, टुंड्रा प्रदेश तक की इनकी कालीन जाती हैं वहाँ तक। ठीक, कालीन भदोही। सीमेंट उद्योग चुर्क डाला, ये सोनभद्र। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नोएडा लखनऊ, चमड़ा उद्योग कानपुर आगरा, वनस्पति तेल कानपुर मोदी नगर मेरठ, खेल का सामान मेरठ से। ये दिया गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। ठीक, यहाँ पर खनिज सिंचाई सब कुछ दिया गया है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके ये सारा चीज़ आपको बता दूंगा। यहाँ पर खनिज संसाधन को भी समझ लो, फिर मैं आगे बात कर लेता हूँ। चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र, डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र बांदा, कांच बालू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांच बालू से एक क्वेश्चन पेपर में आया है, इलाहाबाद और बादा में। बाक्साइड चित्रकूट में, कोयला सिंगरौली सोनभद्र में, जिप्सम झांसी हमीरपुर मिर्जापुर, और संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अतिरिक्त ललितपुर जनपद में यूरेनियम की खोज की गई है। यही क्वेश्चन मैं अभी आपको कराया हूँ कि ललितपुर में यूरेनियम की खोज की गई है। ललितपुर में यूरेनियम के भंडार सीमित हैं, ठीक है ना, तो ललितपुर ये मैं आपको बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन था यम और नियम के बाद तीसरा अंग, तो तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका आसन होता है। योग के अष्टांग योग मतलब कि 8 अंग हैं, पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा आपका प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, लास्ट में आपकी समाधि। ठीक, इतना आप लोग समझ गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो चीनी यात्री कौन सा भारत आया था? हुएनसांग। कौन? हुएनसांग। कैसे याद करोगे? हर्षवर्धन के नाम में पहला अक्षर हा है और हुएनसांग के नाम में पहला अक्षर हा है, तो इसलिए आप लोग इनको याद रख सकते हो। फायान को टिक मत कर देना, फायान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक, अलबरूनी ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था अलबरूनी, ठीक, ख्वारिज्म से, जो कि एक विद्वान था। अलबरूनी की किताब का नाम क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ। अलबरूनी की किताब का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद इसकी किताब का नाम है, भारत की खोज इसको बोल सकते हैं, अलबरूनी की किताब है। अगला क्वेश्चन कहता है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त वंश के संस्थापक जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनके प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनके प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और इनकी किताब क्या है? इनकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। कई बार एग्जाम में देखने को मिली है, अर्थशास्त्र इनकी किताब का नाम हो जाएगा। अर्थशास्त्र किताब का संबंध किससे है? राजनीति से है, शासनिक व्यवस्था से है, कैसे क्या व्यवस्थाएं थी उनके बारे में ब्यौरा प्रदान करती है। मेगस्थनीज की किताब का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका किसकी किताब है?
इंडिका हो जाएगी मेगस्थनीज की किताब। भद्रबाहु की किताब क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसकी किताब है? भद्रबाहु। ठीक, इतना समझते हुए चलो जितना मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं? अक्सर कई लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनसे एक नंबर आता हो पेपर में वो भी गलत कर देते हैं कन्फ्यूज़न के कारण। ठीक, मौसम की सभी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो ये आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। अब आपके सामने यहाँ पर समताप है, क्षोभ, आयन, बहिर, 5 परतें हैं आपकी वायुमंडल की। उन 5 परतों की क्या क्या विशेषताएं, कितनी ऊंचाई तक है, क्या क्या उसमें घटित होता है, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को आपसे मिलता है लेकिन आप लोग कर नहीं पाते हो। समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, परावैंगनिक किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। क्षोभ मंडल में मौसम वाली सारी की सारी घटनाएं, आंधी तूफान, ओला बारिश सब कुछ होता है। आयन मंडल में रेडियो की तरंगें, बहिर्मंडल जो लास्ट की परत है इसमें गैसें आपकी तैरती रहती हैं। आइए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक नज़र से आपको यहाँ पर कराते हैं। आपकी पाठ्यक्रम की सिलेबस में जितना भी कंटेंट दिया गया है वो मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, शेष अन्य गैसें 1% में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है। वायुमंडल की परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य और बहिर्मंडल। जैसे क्षोभ मंडल की मैं बात करूं, पहली परत ये धरातल से लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक है। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। धरातल से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर। ऊपर जाने पर प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। तो परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं क्षोभ मंडल को, क्योंकि इसमें हर ऊंचाई पर बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान, कोहरा, बादल यहीं पर होता है आपका। उसके बाद समताप मंडल, ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी सुरक्षा करती है। वायुयान यहीं पर उड़ते हैं। मध्य मंडल में उल्कापात होता है, उल्कापिंड आने पर जल जाता है। आयन मंडल में रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की। बहिर्मंडल जो लास्ट वाली है, अंतिम परत हाइड्रोजन हीलियम पाई जाती हैं इस परत में। जितना बताने को था उतना मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद बहुत कुछ बताने को है, वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है जो मैं आपको बता दूं। अधिक जानकारी के लिए मैंने एक्स्ट्रा नोट्स से कुछ जानकारी आपको बता दूं। जैसे ये संगठन मैंने आपको बता दिया, कौन कितनी गैस पाई जाती है। ठीक, ये नोट्स जो है ना, ये है आपके NCERT नोट्स। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, कई मित्रों को नहीं पता होगा, ये नोट्स जो है ना ये NCERT वाले हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में काम आते हैं। सीटेट और यूपीटेट दोनों का ज़मीन आसमान का अंतर है सोशल साइंस का। क्योंकि मैं स्पेशल SST की तैयारी कराता हूँ, इसलिए मैं आपको सारी बातें सच्चाई से ही बताता हूँ। कई लोग आपसे कहते होंगे कि यूपीटेट के लिए NCERT पढ़ लो। नहीं, NCERT से जब क्वेश्चन ही नहीं आता है तब आप क्यों पढ़ोगे फालतू में। लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्षोभ मंडल है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, इसकी ऊंचाई औसत 13 किलोमीटर है। हम इसी में रहते हैं, सांस लेते हैं। वर्षा, कोहरा, आला, आंधी, ओला सब कुछ इसी में आपका होता है। समताप मंडल में बादल व मौसम की घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसमें हवाई जहाज आपके उड़ते हैं। ओजोन गैस की परत पाई जाती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी सुरक्षा करती है। ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। मध्य मंडल की ये कितनी फैली है? 80 किलोमीटर तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। ठीक, बाह्य मंडल, थर्मोस्फीयर जिसको बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं, इसी को आयन मंडल भी बोलते हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो तरंगें, ठीक है ना, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर लास्ट वाली, तो ये वायु की पतली परत पाई जाती है। हीलियम, हाइड्रोजन यहीं पर तैरती रहती हैं। मैंने इसलिए एक्स्ट्रा जानकारी बताई ताकि पेपर में कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कर लो। ठीक, अब देखना क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में आते रहते थे अब तक। जैसे मैंने आपको बताया कि वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 गैसें सर्वाधिक आपकी वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। और भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन का आपको करना क्या मित्र, मिलान करना है।
तो मिलान मैं आपको बताऊं कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। रेडियो प्रेषण, ठीक, क्या हो जाएगा, बाह्य मंडल, बाह्य और बहिर ये अंतर होता है दोनों में। मौसम संबंधित घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में, पतली वायु आपकी बहिर्मंडल में। बहिर्मंडल जो लास्ट वाली परत, ये लास्ट की परत है, अंतिम परत होती है, और बाह्य मंडल ये लास्ट से पहले की परत होती है। इसको आयन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, ताप मंडल भी इसी को ही बोलते हैं। ये बात आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थितियां समताप मंडल में ही हैं। क्यों? क्योंकि बादल से मुक्त हैं, यहाँ पर मौसम की कोई घटना घटित नहीं होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाता है? तो मध्य मंडल में जल जाता है, मेसोस्फीयर में जल जाता है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि क्रम में लगाओ, पृथ्वी की सतह से आरंभ करते हुए वायुमंडल, सबसे नीचे कौन सी है? क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल। इस प्रकार से आपको ये भी पूछ लेता है, और लास्ट में बहिर्मंडल होती है। ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और कथन कारण वाला इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जितना मैंने आपको बताया, क्वेश्चन कैसा भी आपसे पूछे एग्जामिनर, आप क्वेश्चन को कर लोगे। इन नोट्स को आप ले सकते हो, दोनों नोट्स को। अगर यूपी टेट का भी नोट्स आपको लेना है, उसी के साथ में सी टेट का भी नोट्स लेना है, तो आपको 200 का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र ये दोनों नोट्स आपको 399 रुपये में दोनों मिल जाएंगे। दोनों को तैयारी करोगे तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपका बढ़ेगा। और जिनको भी बाद का सी टेट देना है यूपी टेट के बाद, तो वो लोग ले लो, 200 रुपये का फ़ायदे में आप लोग रहोगे। ठीक, इस नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा मेरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में है। अगला कहता है ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। बिल्कुल बात सही दी गई है। ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, ना कि उत्तरी गोलार्ध में है। ये बात आपकी गलत हो जाएगी। केवल और केवल एक सही है, केवल और केवल एक सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहता है कि कांच बालू, ग्लास सैंड उत्तर प्रदेश के किन जिलों में प्रमुखता से पाया जाता है? तो इलाहाबाद और बांदा, प्रयागराज और बांदा में आपका कांच बालू पाया जाता है, कांच बालू पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश में गीडा, गीडा का पूर्ण रूप क्या है? गीडा, गीडा का बताओ। अब गीडा से गाजियाबाद नहीं करोगे, गीडा से गोरखपुर है आपका। देखो यहाँ पर पेपर में कन्फ्यूज़न करने के लिए कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बनाता है। देखो जैसे गीडा पूछा है, जी, जी उसने सभी में रख दिया कंफ्यूज करने के लिए। गाजियाबाद में जी, गोरखपुर में जी, गोंडा का जी, गंगा का जी। तो उत्तर तो आपका गोरखपुर ही होगा ना। आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो कितना भी क्वेश्चन घुमाए, कितना भी कंफ्यूज करे, आप क्वेश्चन को कर लोगे आसान तरीके से। ठीक, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है योग के अनुसार प्राणायाम कितने चरण होते हैं? प्राणायाम में 3 चरण होते हैं, एक पूरक, कुंभक, रेचक। ठीक, इंडिका पुस्तक किस भारतीय शहर के प्रशासन का विस्तृत वर्णन करती है? तो पाटलिपुत्र, मौर्य साम्राज्य की यह किताब है, ठीक है ना, तो वहीं उसी क्षेत्र का वर्णन करेगी आपकी। अगला देखो कहता है पाषाण काल के किस चरण में मनुष्य ने पहिए का प्रयोग किया? पहिए का प्रयोग किसमें किया था? तो पहिया मैंने आपको क्या बताया? नवपाषाण काल बताया। नवपाषाण काल यहाँ पर हो जाएगा पहिए का आविष्कार। अगला कहता है सिंधु सभ्यता का स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? बहुत सारी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो पेपर में कई बार आती रहती हैं, उनको एक साथ आपको बता दूंगा कहाँ से क्या क्या मिला है। तो स्नानागार जो है ना, ये कहाँ से मिला है बताओ? बड़ा वाला स्नानागार, बड़ा बाथ, तो मोहनजोदड़ो से मिले आपका स्नानागार। महान स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या क्या मिला है, कहाँ से क्या क्या मिला है, उनको आपको बता दूं। यहाँ पर आप लोग एक नज़र में पूरा हड़प्पा सभ्यता समझ लो, ठीक है ना। 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व, ये SCERT किताब में दिया गया है। NCERT के अकॉर्डिंग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ये NCERT की डेट लाइन है। ठीक, कोई बात नहीं, जितना मैं बताऊं उतना आप लोग समझ लो, बस काम आपका तमाम। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, जो उस समय पंजाब में पड़ता था।
सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक, यहाँ पर भारत में कुछ हड़प्पा स्थलों के नाम हैं, जैसे रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जो कि व्यापार के लिए एक नगर था। ये बातें कुछ नगरों के प्रसिद्ध पुरा स्थल से जुड़ी। रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात। समझ गए आप लोग, ठीक है ना। हड़प्पा यहाँ पर क्या है, मोहनजोदड़ो में पक्का स्नानागार मिला। ठीक, और क्या क्या मिला, नर्तकी की वो भी मिली है मूर्ति। तांबा जस्ता मिलकर कांसा का निर्माण करते हैं। हड़प्पा की जो मुहर थी वो सेल खड़ी से बनाई जाती थी, और बैल या सिंह को इसमें दर्शाया जाता था। लोग मात्र देवी की पूजा किया करते थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा वासी को जाता है। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक, यहाँ से ये पॉइंट मैं बताने वाला था आपको कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, विशाल स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। कालीबंगा से क्या मिला है, राजस्थान में पड़ता है ये आपका। जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, चूड़ियाँ मिली हैं। बनावली से क्या मिला है, हरियाणा से क्या मिला है, हल के खिलौने मिले। हल का मतलब जिससे खेत की जुताई होती है, उनके खिलौने के प्रतिरूप बनावली हरियाणा से मिला है। लोथल, गोदीवाड़ा, बंदरगाह, अग्निकुंड, चावल के साक्ष्य मिले हैं। आपकी किताब में SCERT में इतना ही कंटेंट दिया गया था, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने रख दिया। इन नोट्स को पढ़ोगे तो पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, मैं आपको कराता भी हूँ। ठीक, फिर कुछ विदेशी सभ्यताएं भी दी गई हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है इन क्वेश्चन का। आगे मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है वैदिक काल में अधन्या का मतलब होता है गाय। ठीक, गाय इसका मतलब होता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया, 13वें शिलालेख में इनके कलिंग युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का नाम था कलिंग वर्तमान में उड़ीसा को बोलते हैं। 261 ईसा पूर्व BC में यह युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद अशोक ने लड़ाई करना बंद कर दिया। ठीक, अगला, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, कितना घनत्व है, 5.5 ग्राम सेमटी क्यू, इतना इसका पृथ्वी का घनत्व है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी बोलते हैं, पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को, ताला नगरी बोलते अलीगढ़ को, चमड़ा नगरी किसको बोलते कानपुर को, फिरोजाबाद को बोलते कांच नगरी या चूड़ी की नगरी, या क्योंकि वहाँ पर चूड़ियों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मुरादाबाद को बोलते पीतल की नगरी, अलीगढ़ को बोलते ताला नगरी। समझ गए सारी बातें, जितना बताऊँ उतना आप लोग समझते हुए चलो, बस क्लियर हो जाएंगे आपके सारे पॉइंट। तो मुरादाबाद को यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे। अगला, उद्योग बंधु 1981 में, कब, 1981 में ये योजना आपकी उद्योग बंधु चली थी, औद्योगिक समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए। फिर उसके बाद नोएडा की स्थापना 1976 में, इससे पहले कर दी गई थी। ठीक, न्यू ओखला। अगला कहता है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है। मालदीव भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है, लेकिन म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक, सार्क का सदस्य कौन नहीं है, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। अभी मैं आपको ये वाला पूरा संगठन यहीं पर बता दूंगा इसके बारे में। ठीक, अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मैंने आप लोगों को कई बार ये बात बताई है, दक्षेक्स ही आपके पॉलिटी के सिलेबस में दिया गया है। 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बना। इसका स्थायी कार्यालय काठमांडू में। 2005 में अफगानिस्तान शामिल हुआ, लेकिन साथ में इसे पूर्ण दर्जा मिला। दक्षेस में वर्तमान में 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं, इनको याद रखना। ठीक,
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका लक्ष्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाना है। शुरू में संघ में 51 देश थे, अब इसमें 193 देश हैं। 193वां देश आपका दक्षिणी सूडान है। 193वां जो लास्ट देश है दक्षिणी सूडान है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। महासभा की सदस्यता आपकी महासभा की अध्यक्ष भारत की महिला श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित भी रह चुकी हैं। सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं। कुल कितने हैं? 15 हैं। 5 स्थायी में चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, ब्रिटेन शामिल है। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए महासभा में चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है इसमें। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्याय शास्त्री BN राव, नगेंद्र सिंह, है ना, श्री RS पाठक, दलवीर भंडारी, ये लोग न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं। ठीक, समझ गए आप लोग? अब मैं आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन, सिल्क रूट रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। अगला देखो, फसलों का मिलान कीजिए। फसल का आपको क्या करना है? मिलान करना है। रबी की फसल में सरसों आपकी उगाई जाती है। ठीक, रबी की फसल में। तरबूज किस में उगाया जाता है? तरबूज आपकी जायद की फसल में उगाई जाती है। तरबूज जायद में फसल है, चारा है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, सब्जी है, इनको उगाया जाता है। और मक्का आपकी खरीफ में उगाई जाती है। ठीक, इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा तीसरे के साथ, ए का तीसरा, और खरीफ, मक्का आपका खरीफ, बी का पहला, ये विकल्प करेक्ट है आपका, सी विकल्प। ठीक, और तरबूज आपका जायद। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का उद्योग हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। अब एक क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा भी नहीं होगा या पहली बार आप लोग पढ़ोगे, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? आप लोग ये पढ़ते हो कि सूर्य का प्रकाश पहुंचने में टाइम लगता है कि 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लगता है सूर्य को पहुंचने में, जबकि चंद्रमा को पहुंचने में कितना टाइम लगता है पृथ्वी तक? तो 1.3 सेकेंड का टाइम लगता है। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है नील नदी। अगला कहता है कि सार्क का सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में है। अगला, प्राचीन काल में मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रज हुआ करती थी। उसके बाद पाटलिपुत्र में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था, बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला देख लो आप लोग, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। करेक्ट हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की खोज 22 में हुई थी, मोहनजोदड़ो की खोज। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क और डाला प्रसिद्ध है? चुर्क और डाला सीमेंट के लिए। तो सोनभद्र में, चुर्क और डाला सोनभद्र में करेक्ट हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का कहता है, योगासन में ताड़ासन की मुख्य स्थिति क्या होती है? एक ताड़ासन होता है, खड़े होकर पंजों के बल पर खड़ा हुआ जाता है, अपने हाथ को ऊपर की तरफ करके। ठीक, सीधे खड़े होकर शरीर को ऊपर खींचना, ये होता है आपका ताड़ासन। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। वीडियो खिंचेगी फिर आपकी लंबी। अगली वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ तक जिन जिन मित्रों ने पूरा वीडियो देख लिया उनका तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को लाइक तो आप लोग कर दिया करो यार, वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते हो। और ऐसे भी कई लोग हैं रोज़ वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए।